तो आज इस लेक्चर में हम देखेंगे परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान और उनकी इकाइयां। ठीक है, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड देयर यूनिट्स। इस लेक्चर से समझ लो धीरे धीरे केमिस्ट्री की शुरुआत हो गई आपकी। क्लियर है? ये जो लेक्चर है परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान और इनकी यूनिट्स, ये अधिकतम 70% बच्चों को समझ में आती ही नहीं है कि ये कैसे आती है। तो आज मैं इनकी अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको और समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान एक्चुअल में होते होते क्या है। क्लियर है? हम इन पे ज्यादा बातें नहीं करेंगे, सीधी सीधी चर्चा करते हैं परमाणु द्रव्यमान। अब इनको समझने से पहले हमको पहले तो पता होना चाहिए परमाणु, अणु, ठीक है, तत्व और यौगिक, इनके बारे में हमको पता होना चाहिए। देखो सबसे पहले मैं छोटी छोटी बातें कर लेता हूं। पहले हम बात करते हैं तत्व की। अब एक बात बताओ, तत्व होते क्या हैं? तत्व एलिमेंट। तत्व क्या होते हैं? एलिमेंट। अब एलिमेंट क्या होते हैं भाई? वन टाइप ऑफ पार्टिकल। भाई एक ही प्रकार के कण, एक ही प्रकार के कण या बोल सकते हो या परमाणु, उनको आप क्या बोलोगे? तत्व। मतलब वन टाइप ऑफ, एक ही प्रकार के। जैसे मैं बात करूं, जैसे मैंने बोला आपसे एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने लिया Au, सोना। अब यार एक बात बताओ, सोना में और कुछ थोड़ी मिक्स होता है? सोना तो सोना है। जैसे मैंने बोलूं चांदी, अर्जेंटम, Ag, सिल्वर। जैसे मैंने कहा आयरन, लोहा। जैसे मैंने कहा O3। अब आप यूं मत बोलना सर ये मॉलिक्यूल है। अरे मॉलिक्यूल तो है बट वन टाइप ऑफ एलिमेंट। भाई एक ही प्रकार के कण है, यहां पे ज्यादा नहीं है। जैसे मैंने बोला P4, फॉस्फोरस। अरे ऐसा मत बोलना अणु है, अणु तो है बट एक ही प्रकार के क्या है? एक ही प्रकार के क्या है? इसमें कण है। भाई फॉस्फोरस तो फॉस्फोरस, फॉस्फोरस और फॉस्फोरस, इसके अलावा और कुछ भी मैटर इसके अंदर नहीं है। जैसे मैंने बोला आपसे O2, जैसे मैंने कहा O, N, कार्बन, बहुत सारे जितने भी वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स, वन टाइप ऑफ एटम्स, वन टाइप ऑफ पार्टिकल इज नोन एज तत्व। एक ही प्रकार के, ये निश्चित होते हैं, इनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म बदलते नहीं है, निश्चित होते हैं, फिक्स होते हैं। क्लियर है? क्लियर है? चलो भाई इतने से बात समझ में आ गई। दो पे हम चलते हैं, यौगिक। इनको समझोगे तो आगे आपको पूरा लेक्चर समझ में आ जाएगा। यौगिक होता है कंपाउंड, यौगिक होता है कंपाउंड। यहां है कि एक या एक तत्व से अधिक, आप ऐसा ही बोल सकते हो, दो या दो तत्व से अधिक तत्व मिलकर क्या बनाते हैं? मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। एक बात और ध्यान रखना, भाई एक बात का और ध्यान रखना कि सिंपल सी बात है, ये भी शुद्ध होते हैं। पदार्थ की शुद्ध अवस्था है एलिमेंट, पदार्थ की क्या है? शुद्ध अवस्था है। और ये भी क्या है? पदार्थ की शुद्ध अवस्था है। भाई ध्यान रखना, पदार्थ की शुद्ध अवस्था, तो इस बात का ध्यान रखना। जैसे मान के चलो यौगिक का एग्जांपल लिया मैंने, अरे H2O, बताओ कैसे बनता है H2O? H2 से और O2 से। तो ये भी तो तत्व है, अभी बताया ना मैंने, ये भी क्या है? तत्व है। और ये भी क्या है? तत्व है। ठीक है, अणु तो बोलेंगे, अभी समझाते हैं। अणु तो बोलेंगे बट ये भी क्या है? वन टाइप ऑफ, एक ही प्रकार के कण, एक ही प्रकार के कण। बट यहां यौगिक की परिभाषा क्या हो गई कि एक या एक से ज्यादा या दो से ज्यादा तत्व मिलकर के यौगिक बनाते हैं। इनके अलावा और कुछ तो है भी नहीं। अरे भाई इनके अलावा और तो कुछ है भी नहीं। जैसे मैंने बोला NH3, मैंने क्या बोला? NH3। तो N और H एक ही प्रकार के हैं, तो ये इनने मिलके क्या बना लिया? यौगिक।
अब एक और बात, यौगिक के अंदर होता क्या है, ध्यान से सुनो, यौगिक में होता क्या है कि जिनसे यौगिक मिलके बना होता है, जिन तत्वों से यौगिक मिलकर के बना होता है, जैसे ये कैसे बना, नाइट्रोजन से और हाइड्रोजन से। तो नाइट्रोजन क्या है, गैस, अरे नाइट्रोजन क्या है, गैस, हाइड्रोजन भी क्या है, गैस, लेकिन ये क्या है, अमोनिया द्रव। यहां हाइड्रोजन क्या है, गैस, यहां ऑक्सीजन क्या है, गैस, बट ये क्या है, द्रव। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यौगिक जिन तत्वों से मिलकर के बना हुआ होता है, उन तत्वों से इनके जो गुणधर्म होते हैं वो क्या होते हैं, अलग। उनके जो गुणधर्म होते हैं वो क्या होते हैं, अलग। तो आपको ये दो चीजें समझ में आ गई होंगी मेरे हिसाब से। तत्व एक ही प्रकार के कण, एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर के क्या बनाते हैं, सॉरी, एक ही प्रकार के क्या होते हैं, तत्व, अकेले, सिंगल यौगिक, एक या एक से अधिक तत्व, दो या दो से अधिक तत्व मिलकर के क्या बनाते हैं, यौगिक। ठीक है, फटाफट नोट डाउन करो। अब बात करते हैं परमाणु की और अणु की। अरे बचपन से पढ़ते आ रहे हो यार, 9th क्लास से। एटम क्या है, सबसे छोटी इकाई, तत्व की सबसे छोटा रूप, या फिर ऐसा बोल दो, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई। भाई तत्व, जो बताया ना, तत्व के सबसे छोटा रूप क्या होता है, परमाणु। तत्व का, जैसे मैंने कहा, बात को समझो। अब मैंने बोला कि भाई आपके पास में लोहा है, लोहा होता है Fe, तो ये तत्व है, ये क्या है, तत्व। लेकिन इसका भी सबसे छोटा, जिसको तो आगे जाकर के वो अकेला नहीं रह सकता, आगे जाकर के वो इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र नहीं रह सकता भाई। तो इससे भी छोटा, इससे भी क्या छोटा, तो लोहे का क्या हो जाएगा, वो परमाणु। लोहे का क्या हो जाएगा, वो परमाणु। क्लियर है, तत्व का सबसे छोटा। भाई परमाणु मतलब तत्व से भी क्या होता है, छोटा होता है। ध्यान रखना, परमाणु तत्व से भी क्या होते हैं, छोटे होते हैं। अब आगे आ जाओ, अणु। अणु क्या होता है, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मतलब परमाणु प्लस परमाणु मिलके क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। अब देखो भाई, बात है परमाणु और परमाणु मिलकर के क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। क्लियर है, अगर ये एक ही प्रकार के हैं तो क्या बन जाएंगे, तत्व बन जाएंगे। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। और ये और मिलकर के क्या बन जाएंगे, यौगिक बन जाएंगे। चलो भाई, ये भी अच्छी बात है। अब एक और बात ध्यान से समझना, अणु के अंदर, अणु दो टाइप के होता है। एक होता है समपरमाणुक अणु और एक होता है विषम परमाणुक अणु। हाँ भाई, राइटिंग और नोट्स, टेलीग्राम चैनल लिंक क्लिक करो, हैंड रिटन मिल जाएंगे। समपरमाणुक मतलब, अरे भाई H2, O2, N2, F2, है ना, आदि। और विषम परमाणु मतलब H2O, NH3, SO2, CO2, CO, O3। O3 तो चलो इधर डाल दो, क्योंकि समपरमाणु, जहां पे एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर के क्या बनाते हैं, अणु, और जहां पे अलग अलग प्रकार के अणु परमाणु मिलकर के क्या बनाते हैं, अणु, उनको बोलते हैं विषम परमाणु। फटाफट, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की, जिसका नाम है परमाणु द्रव्यमान। क्लियर, अब चलो आ जाओ। हाँ भाई, परमाणु द्रव्यमान। देखो, परमाणु द्रव्यमान का मतलब है कि परमाणु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दो तो आपका निकल करके आ जाएगा परमाणु द्रव्यमान। हम बात करते हैं, अब ध्यान से समझते रहना, परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। अगर आपके ये समझ में आ जाएगा तो मॉलिक्यूलर मास समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान से समझना, मैंने बोला कि किसी भी परमाणु के अगर आप इलेक्ट्रॉन,
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता। ये आप भैया 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। इनको आप जोड़ देते हो तो बनता है आपके पास एटॉमिक मास। अब देखो किसी भी परमाणु का एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है, तो पहली बात तो एटॉमिक मास निकालते हैं स्पेक्ट्रोमीटर से, या फिर आप इसको बोलते हैं मेथड को स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस मेथड का नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसकी हेल्प से आप डायरेक्ट उस एटम को या उस यौगिक को उस क्या बोलते हैं मशीन में, टेक्निक में रखते देते हैं और वहां से मास निकल करके आ जाता है। बट हम थोड़ी कैलकुलेशंस के बेस पे थोड़ा इसको समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, एक रेफरेंस लिया, एक मानक लिया तत्व, एक मानक लिया एटम। क्या लिया, कार्बन। कार्बन 12 लिया। क्या लिया इन्होंने, एक मानक क्या लिया, कार्बन 12। और इन्होंने बताया कि मैं इस कार्बन 12 का आपको एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान बता देता हूं। उसके बेस पे आप अलग अलग प्रकार के परमाणुओं का या अणुओं का क्या निकाल सकते हो, परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हो। तो हम इसको निकालेंगे। अब कोई पूछे भाई इसी को यूज क्यों किया कार्बन 12 को, तो कार्बन 12 को यूज करने का एक ही इसके पीछे आधार था कि ये 98% हमारे नेचर के अंदर एग्जिस्ट करता है, पाया जाता है, तो आसानी से ये मिल जाता है। ठीक है, तो इसके बेस पे इसको हमने निकाला गया। अब देखो ध्यान से देखना भैया, बात समझने की है कि आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। ये हम पढ़ चुके हैं, आप याद रख लो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखूंगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। क्लियर है? चलो भाई, ये होता है किलोग्राम। एक होता है मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। क्लियर है? एक होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। क्लियर है? ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये सभी परमाणुओं के लिए बराबर होते हैं, क्योंकि सभी परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अगर आप इन तीनों को जोड़ दोगे तो आपके पास उस परमाणु का क्या आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा, मास आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? अब मैं कार्बन का मास निकालने जा रहा हूं। देखो ध्यान से देखना। तो मैं क्या करूं भाई, हमको करना है कार्बन परमाणु, अब ध्यान से देखना, द्रव्यमान कैसे निकालोगे भाई, 6 गुणा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैंने बताओ 6 क्यों किया, आपको पता है ना 6 क्यों किया मैंने, अरे 6 क्यों किया मैंने। कार्बन आता है आपका 6 नंबर पे। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ये लिख देता हूं मैं, कार्बन 6 नंबर पे आता है और द्रव्यमान होता है 12। अभी इस बात को समझो, बात, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 6 और द्रव्यमान कितना होता है 12। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 6, द्रव्यमान कितना होता है 12। क्लियर है? क्लियर है भाई? ये बातें तो आप 9th क्लास में पढ़ लेते हैं। परमाणु क्रमांक मतलब जिस नंबर पे वो आता है, और द्रव्यमान मतलब अपन डबल सा कर लेते हैं, लेकिन उसको अपन डिटेल से पढ़ रहे हैं। क्लियर है? अब देखो 6 कितने नंबर पे आता है, तो 6 नंबर पे, तो मतलब 6 इलेक्ट्रॉन होंगे प्लस 6 ही क्या होंगे, प्रोटॉन, इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, और 6 ही क्या होंगे, न्यूट्रॉन, इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब देखो सबसे छोटी राशि कौन सी है, अरे यही सबसे छोटा है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31। तो ये तो 0 के बराबर हो गया ना, 9 तो ऐसे ही है, कितने बराबर हो गया, 0 के बराबर। अब जब ये 0 के बराबर हो गया तो इलेक्ट्रॉन का मास तो कैलकुलेट होगा ही नहीं, चाहे कोई भी एटम हो। अरे भाई ये 0 के बराबर हो गया तो इसका मास तो कैलकुलेट होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो अपने आप में क्या हो गया, 0। अब बचा क्या आपके पास, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। भाई ये तो 0 को 6 से गुणा करोगे तो 0 आना है। अब जब आप इसको देखोगे तो देखो
कैसे करें भाई, चलो भाई 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 प्लस 6 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24। क्लियर है। अब आपके दिमाग में लग रहा होगा कि सर ये दोनों का मास तो लगभग बराबर सा ही होता है। अरे थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन मैंने इसको लगभग क्या पूरा बराबर लेकर के ही चल रहा हूँ। कुछ पॉइंट्स का अंतर होता है, इसलिए मैंने इन दोनों को बराबर सा मान लिया। इलेक्ट्रॉन का हमने 0 कर दिया, तो ये 6 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट नहीं होगा, सिर्फ मास कैलकुलेट होगा प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। क्लियर है। यहां तक फटाफट नोट डाउन करो, आप फटाफट करो। हाँ, तो हमने क्या किया, हमने किया कार्बन 12, अरे भाई कार्बन 12 ही लिया है ना आपने, कार्बन लिया का द्रव्यमान क्या किया 6 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम प्लस 6 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अरे ये प्रोटॉन का और एक न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया 0 कर दिया, क्योंकि -31 और 9.1 था, तो लगभग 0 ही हो गया, लगभग क्या पूरा ही 0 हो गया। क्लियर है। अब चलो भाई यहां से हम आगे चलते हैं। 6 और 6 को जोड़ दूं 12 और 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब देखो भैया यहां से खेल होगा शुरू, डिजिट्स का खेल है और कुछ भी नहीं है, अंकों का खेल है। देखो अगर मैं आप इस संख्या को गुणा करता हूं तो इस संख्या को गुणा करने पे आता है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। आप घर बैठ के करना, ठीक है। 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो ये क्या है, कार्बन परमाणु का द्रव्यमान। क्या है ये, मैं लिख देता हूं, कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना है 1.99 गुणा 10 की घात -23 ग्राम। एक बात और देखो, ये जो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है, तो पूरे कार्बन परमाणु का द्रव्यमान है। बात को समझना, पूरे कार्बन परमाणु का क्या है, द्रव्यमान है। क्लियर है। अब देखो कितने से गुणा है ये 12 से, मतलब कितने भाग हैं ये 12 भाग हैं। अरे भाई कितने पार्ट हैं ये 12, मतलब 12 इकाई है ये, समझना बात भाई। 12 इतनी 1 2 3 4 5 6 12 से गुणा हो रहा है, तो इसका मतलब यही ना 12 इकाई है। जैसे बात को समझो, मैं कार्बन परमाणु बनाऊंगा, आपको ध्यान से समझना इस चीज को। और एक और ले लेता हूं, चलो ठीक है, थोड़ा इसको और बड़ा कर देता हूं। और ये अब देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, मान के चलो ये आपका पूरा कार्बन परमाणु है। बात को समझना, मान के चलो ये आपका पूरा क्या है, कार्बन परमाणु है। ठीक है, मतलब इसके कितने हिस्से हैं, 12 हिस्से हैं। इस पूरे कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। और या फिर आप क्या बोल सकते हो, 12 गुणा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, 12 गुणा 1.67 गुणा 10⁻⁻24 ग्राम। क्लियर है। अब एक बात बताओ यार, इस पूरे का जब इतना है तो इसके एक का कितना हो जाएगा। अरे भाई इस पूरे का कितना है 12 ग्राम, तो इसके एक का कितना हो जाएगा, इस एक का हो जाएगा ना 1/12 भाग। अरे इस पूरे का कितने 12 हैं, तो इस एक का मतलब 1/12 भाग। 1/12 भाग का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 1/12 भाग का द्रव्यमान कितना हो जाएगा। अब आप बताओ कैसे करोगे, 1/12 गुणा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। बोलो करोगे कि नहीं करोगे भाई, बात को समझो। पूरे कार्बन का द्रव्यमान इतना है, पूरे कार्बन का द्रव्यमान इतना है। या तो इस नंबर को याद करो या इस नंबर को याद करो, बात एक ही है। तो मैंने बोला एक का कितना, तो एक के मतलब 1/12 भाग का कितना द्रव्यमान आएगा।
अरे यार ये 12 से 12 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इतना बनाने की भी जरूरत नहीं थी वैसे देखा जाए तो, 12 इतना है तो एक का सीधा 1/12वां भाग, 1/12वां भाग का इतना, इसको हम बोलते हैं 1 AMU या फिर हम बोलते हैं 1U यूनिफाइड एकीकृत द्रव्यमान। कार्बन का 1/12वें भाग का क्या है, ये एकीकृत द्रव्यमान है। कितना है, एकीकृत द्रव्यमान है। अभी हमने कार्बन को रेफरेंस लेकर के चला है, बात को समझना, हमने किसको रेफरेंस लिया है, कार्बन को। अब जैसे मान के चलो, और समझाता हूं मैं तुमको थोड़ा सा डिटेल में, और थोड़ा चलते हैं। जैसे मान के चलो आपके पास यही चीज, मान के चलो आपके पास यही चीज ऐसे निकल के आती, यही चीज आपके पास, आप इसको और क्या बोल सकते हो, देखो और ऐसे डायरेक्ट बोल सकते हो, जब 12 गुणा 1 AMU मतलब 12 AMU, यहां से ये भी चीज निकल के आई है। अरे बात को समझना, पूरे कार्बन का कितना हो गया 12 AMU, 1/12वें भाग का कितना हो गया 1 AMU, पूरे कार्बन परमाणु का कितना हो गया 12 AMU, इसके कार्बन परमाणु के 12वें भाग का कितना हो गया 1 AMU। सिंपल सी बात है। और एग्जांपल लो, जैसे मान के चलो मैं ऑक्सीजन लेता हूं, अब ध्यान से समझना, ऑक्सीजन के लिए यहां कितना आता 8, और ऑक्सीजन कितने नंबर पे आती है 8 नंबर पे। यहां कितना आता 8, ऑक्सीजन कितने नंबर पे आती है 8 नंबर पे। 8 और 8 16, यहां कितना हो जाता 16, 16 मल्टीप्लाइड बाय यहां करते, यहां कोई नंबर आता, करता, अरे आता कि नहीं आता। अब आप बोलते कि सर ये नंबर तो अलग आता और ये नंबर तो फिक्स है ही, तो 16 ये नंबर भाई कितना आता 16 गुणा 1.67 इंटू 10⁻⁻24। अरे ये 16 AMU है कि नहीं है भाई, ये 16 AMU है या नहीं है, बात को समझो, ये 16 AMU है या नहीं है। मान लो इधर नाइट्रोजन होता तो नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता 7 नंबर पे, 7 नंबर पे, 7 और 7 14, तो नाइट्रोजन ये किसका हो गया ऑक्सीजन का, ट्रेन बहुत आ रही है। तो इसी टाइप से ऑक्सीजन का कितना 14 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 कितना हो जाता 14 AMU। अरे होता कि नहीं होता नाइट्रोजन का, अरे होता है या नहीं होता। तो ये हमने निकाला परमाणु का द्रव्यमान। क्या निकाला हमने, परमाणु का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ करके। इलेक्ट्रॉन का 0 मान लिया, बचा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ लिया, और हमने निकाल दिया परमाणु द्रव्यमान की इकाई AMU में। परमाणु द्रव्यमान की इकाई किसमें निकाली, AMU में, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई, जिसको एकीकृत द्रव्यमान भी कहते हैं। क्लियर है, यहां तक मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। क्लियर है, चलो हाँ भाई। अब देखो परमाणु द्रव्यमान की इकाई को हम 2 टाइप से लिखते हैं। परमाणु द्रव्यमान की इकाई को हम कितने टाइप से लिखते हैं, 2 टाइप से। देखो एक तो मैं लिखता हूं यहां पे एक्चुअल एटॉमिक मास, भाई वास्तविक परमाणु द्रव्यमान, और एक लिखते हैं हम रिलेटिव एटॉमिक मास, एक लिखते हैं हम रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसको हम बोलते हैं सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान। क्लियर है। अब देखो बात को समझना है इन दोनों में मतलब क्या है। देखो एक्चुअल एटॉमिक मास तो अभी जस्ट हमने निकाला भाई, कैसे निकाला, कार्बन 12 का कैसे निकाला, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, यही निकाला। मास ऑफ प्रोटॉन कितने थे 6 और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितने थे 6। क्या किया, वो 6 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 प्लस 6 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24। मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आपके बाद में समझ में आ जाए।
क्लियर है। फिर क्या किया, 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 दोनों सेम थे, तो क्या कर दिया 12 AMU कार्बन का एक्चुअल आ गया, ये वास्तविक है भाई, इतने प्रोटॉन और इतने न्यूट्रॉन। अगर मान लो नाइट्रोजन होता तो कितना हो जाता, नाइट्रोजन होता तो कितना हो जाता 14 AMU। अगर ऑक्सीजन होता तो कितना होता 16 AMU। अगर कैल्शियम होता तो कितना हो जाता 40 AMU। लास्ट में एक ट्रिक और बताऊंगा, इनको याद रखना नहीं पड़ता है, खाली समझो आप। 16 AMU, जैसे मान के चलो और ले लो, जैसे मान के चलो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो अपने आप में खैर एक नंबर पे आता है, तो इसका कितना होता है 1 AMU। क्लियर है, अरे क्लियर है, क्लियर है। जैसे मान के चलो फास्फोरस, तो फास्फोरस का जैसे मान के चलो मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का आता है 24 AMU। तो मतलब एक्चुअल एटॉमिक मास किस में आ रहा है AMU में, एक्चुअल एटॉमिक मास किस में आ रहा है AMU में। या फिर आप इनको चाहो तो ग्राम भी लिख सकते हो कि भाई कितने ग्राम 12 ग्राम, कितने ग्राम 14 ग्राम, कितने ग्राम 16 ग्राम, कितने ग्राम 40 ग्राम, कितने ग्राम 1 ग्राम, कितने ग्राम 24 ग्राम। क्लियर है। तो ये है वास्तविक परमाणु द्रव्यमान जो आपको दिख रहा है, जो आपने भी कैलकुलेट किया है, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन से, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को गायब कर दिया। क्लियर है। कोई भी एटम हो, कोई भी एटम, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, फ्लोरीन हो, नियन हो, कोई भी एटम हो, इसी टाइप से हम कर लेंगे। घूम फिर के वही आना है, घूम फिर के वही उसकी यूनिट, तो मतलब उसके यूनिट को शो कर रहा है ये। क्लियर है। चलो, लेकिन अब रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब होता है, देखो इसको तो बोलते हैं आम, और इसको बोलते हैं राम, इसको बोलते हैं राम। देखो कैसे, रिलेटिव का मतलब होता है कि कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान के 1/12वें भाग की तुलना में कोई परमाणु कितने गुना भारी है। परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के 12वें भाग के तुलना में कितने गुना भारी है। ठीक है भाई, परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान। तो कैसे, परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान, ठीक है, परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान कार्बन 12 के 1/12वें भाग का द्रव्यमान। क्लियर है। अब बताओ, मैं मान लो एग्जाम्पल लूँ कार्बन का, मैंने एग्जाम्पल लिया कार्बन 12 का, क्या निकालना है राम, सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान। तो कार्बन परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान कितना होता है 12 AMU। अरे होता है कि नहीं होता है। और उसके 1/12वें भाग का कितना होता है 1 AMU, अभी निकाला ना हमने। AMU से AMU खत्म, कितना आ गया 12, कितना आ गया 12। मतलब कार्बन 12 के 12वें भाग से 12 गुना ही तो भारी है। बात तो वही है, घूम फिर के हमने उसके 12 हिस्से बनाए, एक हिस्से का 1/12, पूरे का तो 12 गुना ही हो गया ना उसका। तो 12 गुना क्या है भारी। जैसे मान लो ऑक्सीजन का होता, तो ऑक्सीजन का कितना आता 16 AMU, 1 AMU, AMU से AMU खत्म 16। नाइट्रोजन का था 14 AMU, 1 AMU, AMU से AMU खत्म 14 आ जाता। कैल्शियम का 40 AMU, 1 AMU, AMU से AMU खत्म 40 आ जाता। मतलब ये इकाई नहीं होती, इसकी क्या नहीं होती, इकाई नहीं होती, यूनिट लेस है भाई, यूनिट लेस है ये क्वांटिटी। ये क्वांटिटी क्या है, ये जो इकाई है, ये जो द्रव्यमान है, ये क्या है यूनिट लेस, इकाई विहीन राशि है ये। क्लियर है। यहां तक आपके समझ में आ गया। परमाणु द्रव्यमान को 2 टाइप में बांटा, एटॉमिक मास को। क्लियर है। चलो भाई फटाफट नोट डाउन करो। चलो अब हम बात करते हैं आणविक द्रव्यमान की। अरे ऐसे मिटाना ही पड़ेगा फिर, देखा ये तो चलो कोई नहीं। अब हम बात करते हैं आणविक द्रव्यमान की। क्लियर है। अब हम बात करते हैं, अब आपके परमाणु द्रव्यमान जब आपके समझ में आ गया तो हम बात करेंगे आणविक द्रव्यमान की। चलो भाई आणविक द्रव्यमान की बात करते हैं। हाँ भाई,
देखो भाई, राइटिंग का सिर्फ इतना है, मॉलिक्यूलर मास, आणविक द्रव्यमान। चलो भाई देखो, मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा सीधा सीधा सा डायरेक्ट। मैंने लिया n प्लस n मिलके क्या बनाएंगे बताओ, N2। N2 अणु ही तो है। ये क्या है, अरे ये क्या है, परमाणु। ये क्या है, परमाणु। तो ये क्या है, अणु। ध्यान से समझते जाना बहुत तरीके से। इसका कितना आया, अरे निकाला ना हमने, कैसे निकाला बताओ, फटाफट बताओ कैसे निकाला सर। 7 नंबर पे आता है इनटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 7 नंबर पे आता है मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन कितना, 7 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 प्लस 7 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24। अरे बोलो किया कि नहीं किया, 24। तो टोटल कितना है, 7 और 7 14 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24। बोलो किया कि नहीं किया। ये कितना आया, 14 AMU। अरे आया कि नहीं आया, एटॉमिक मास निकालना सीखा ना हमने, आया कि नहीं आया। इलेक्ट्रॉन का गायब कर दिया जाता है, तो इतना बार बार क्यों करना। अब सीधा सा समझो, आप सीधा सा समझो, सीधा सा क्या समझना है। इसका कितना है बताओ, 14 AMU। इसका कितना है, 14 AMU। तो इसका कितना आ जाएगा बताओ, 28 AMU नहीं आएगा। अरे AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। तो इसका क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास यूनिट। तो इसको लिखोगे U में, 28 U। क्लियर है। अब बताओ एक बात बताओ, इसको क्या लिखोगे, 14 ग्राम। इसको क्या लिखोगे, 14 ग्राम। इसको क्या लिखोगे, 28 ग्राम। बताओ, अरे है कि नहीं है। तो इसका सापेक्षिक ये हो गया इन दोनों का आपेक्षिक, सॉरी वास्तविक परमाणु द्रव्यमान। तो ये इन दोनों, इनका क्या हो गया, वास्तविक आणविक द्रव्यमान। जब तक AMU या U या ग्राम चलता रहेगा, वो उसका वास्तविक परमाणविक या आणविक द्रव्यमान होगा। जैसे ही मान लो मैं यहां से सीधा सीधा 14 कर दूं, इसको क्या कर दूं, 14 कर दूं, और इसको क्या कर दूं, 28 कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, सापेक्षिक आणविक द्रव्यमान। अब है समझने क्या, आणविक द्रव्यमान मतलब रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, RMM। ये क्या थे, RAM। ये भी क्या था, RAM। और ये क्या है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है। और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, ध्यान से समझ लो। जैसे मैंने लिया, ठीक है, मैंने उठाया एग्जांपल H2O, ठीक है, H2 प्लस O2। बैलेंस कर देता हूँ भाई, ठीक है, चलो 2 लगा देते हैं। चलो भाई ओके, क्लियर है। आप देखो ध्यान से, अरे ऐसे ही समझ लो आप तो, सिंपल पहले समझ लो आणविक द्रव्यमान। ये बैलेंस करना बाद में सीखेंगे। देखो हाइड्रोजन का 1 होता है, तो इसका कितना हो गया, 2 AMU। अरे हुआ कि नहीं हुआ। इसका कितना होगा बताओ, ऑक्सीजन कितना है, 16। अरे ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, 16। एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन का कितना होगा, 32 AMU। चलो यहाँ आ जाओ, H2 का कितना है, 1 AMU प्लस करोगे ना, ऑक्सीजन का कितना है, सॉरी 2 AMU। ऑक्सीजन का कितना है, 16 AMU। दोनों मिलाकर कितना हो गया, 18 AMU। अब 18 AMU या 18 ग्राम, क्या बोलोगे इसको, वास्तविक आणविक द्रव्यमान, मतलब एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास, एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास, AMM। क्लियर है, अरे क्लियर है। अब इसको मान लो ये यूनिट हटा दो, केवल रह जाएगा 18। तो क्या बोलोगे, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास,
सापेक्षिक आणविक द्रव्यमान। क्या बोलोगे? सापेक्षिक आणविक द्रव्यमान। और ले लो एग्जाम्पल, जैसे मान के चलो, और एग्जाम्पल उठाओ, और एग्जाम्पल उठाया, जैसे मान के चलो, मैंने बात को समझना, जैसे मैंने और उठाया एग्जाम्पल नंबर 3, मैंने लिया C6H12 और O6। अब बताओ 6 गुणा कार्बन का अभी निकाला 12 AMU निकाला ना, प्लस 12, इसका एक का कितना, 1 गुणा इसका कितना है 12 AMU, सही है। और 12 हाइड्रोजन, इधर आ जाओ, चलो भाई, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 6 AM, 16 AMU करेंगे, है ना, इंटू 6। भाई 6 ऑक्सीजन के आइटम है, 16 बार गुना होंगे। अरे एक ऑक्सीजन का 16, 6 के 16 से गुणा करेंगे। बताओ, 12 छिंग 72 AMU प्लस 12 AMU प्लस 96 AMU, है कि नहीं? 2 2 4 6 10 की 0, हासिल 1 1 और 7 8 8 और 1 9 9 9 18, 180 AMU। अब अगर 180 AMU, तो ये क्या है? एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास, मतलब वास्तविक आणविक द्रव्यमान। अगर 180 ग्राम है तो क्या है? एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास, वास्तविक आणविक द्रव्यमान। और अगर मान लो कुछ नहीं है तो क्या है? रिलेटिव है। तो क्या है? रिलेटिव, मतलब सापेक्षिक आणविक द्रव्यमान। क्लियर है? ये थी आपकी परिभाषा परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान की। तो यहां तक आपके मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। और अब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट की, डेप्थ में जाकर के मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहो, सब्सक्राइब शेयर सब कुछ करो भैया, ठीक है।